देखो रमेश, मैं अब रोज रोज की तंगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है। मैं अब उस कैलाश को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा तो साफ कहना है कि अब हमें घर के साथ साथ सारी जमीन और दौलत का बंटवारा कर देना चाहिए। सुधा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो अभी छोटा है और नासमझ भी। ऊपर से माँ को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। थोड़ा सब्र रखो, समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैलाश चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। भैया और भाभी के मुंह से ऐसे बातें सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होगा। वह बस मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था और इस तरह कुछ समय बीत गया। सुधा और रमेश ने बिना पंचायत बुलाए ही कैलाश के साथ बंटवारा कर लिया। जो भी हिस्सा कैलाश को मिला उसने उसे अनदेखा किया और घर को छोड़कर काम की तलाश में बाहर निकल पड़ा। सुबह की सुनहरी किरणें पूरे गांव में फैल चुकी थी। गांव की दक्षिण छोर पर एक छोटा सा घर था, जिसके आंगन में एक हरे भरे गमले में तुलसी का पौधा लगा था। तुलसी की पत्तियों पर पड़ी सूरज की रोशनी से वातावरण में एक मधुर सुगंध घुल गई थी। घर के भीतर छोटी बहू सुधा चूल्हे पर चाय बना रही थी और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। उसी समय कैलाश वहां पहुंचता है। अरे सुधा, चाय की महक ने तो पूरे घर को महका दिया। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाया, इसीलिए भागे भागे जल्दी से यहाँ चला आया। उसी समय घर का छोटा बेटा कैलाश वहां आ गया और बड़े भैया से कहने लगा, भैया, मैंने कई महीनों से ट्यूशन का फीस जमा नहीं की है। अगर 2-4 दिन में पूरा पैसा नहीं दिया तो मुझे क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और मेरी पढ़ाई भी रुक जाएगी। रमेश अभी कुछ कहने ही वाला था कि उतने में सुधा ने बात पकड़ ली और बोल पड़ी, देखो कैलाश, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम पढ़ना चाहते हो तो अपने खर्च का इंतजाम खुद सोचो, मुझे क्या मतलब। और हाँ, ये भी कोई तरीका है? जब मन करे आकर पैसे मांग लेते हो। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? साफ साफ कह रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। अब तुम्हें ही समझना होगा कि क्या करना है क्या नहीं। सुधा के मुंह से ऐसे बातें सुनकर कैलाश अंदर से टूट गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक घर में कोई उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखता था। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि भैया तक ने अपना मुंह मोड़ लिया। घर के एक कोने में बैठी सरला काकी बहू की ये बातें सुन रही थी। यह सब सुनकर उसके मन का दर्द और बढ़ गया। पति को खो देने का गम वैसे ही उसे अंदर से तोड़ चुका था और ऊपर से घर का हालात उसकी आत्मा को खाए जा रहे थे। सरला चुपचाप यह सब सुनती रही मगर कुछ कह नहीं सकी। वह चुपचाप उठी और वहां से चली गई। इधर कैलाश भी भारी मन और टूटे हृदय के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आंसुओं को रोकने की कोशिश करता हुआ वह भीतर चला गया। इतने में शाम हो जाती है और फिर अगली सुबह। माँ, कल तो भैया और भाभी ने भी मुझसे अपना मुंह मोड़ लिया। अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी और शायद मेरा सपना भी कभी पूरा नहीं होगा। सरला ने बिना टोके कैलाश की सारी बातें सुनी। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद वह बोलती है, बेटा कैलाश, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। ऐसा कहकर सरला सीधे गांव के बड़े जमींदार भद्रू सेठ के पास पहुंचती। सरला को देखते ही भद्रू सेठ मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह सरला, आज बड़े दिन बाद तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। बोलो, किस काम से आई हो? लगता है फिर से पैसों की जरूरत पड़ गई। सरला ने गहरी सांस ली और विनम्रता से बोली, सेठ जी,
मैं जानती हूँ कि आप गांव के सबसे बड़े और धन्यवान इंसान हैं। मैं किसी भी की उम्मीद लेकर नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने बेटे कैलाश की पढ़ाई बचाने के लिए आपके पास आई हूँ। उसका सपना है पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने का, लेकिन फीस के लिए हमारे पास साधन नहीं है। अगर आप थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। सारला, तुम जानती हो मैं यूं ही किसी को पैसे नहीं देता। कोई ना कोई काम या गारंटी तो देनी होगी। क्या तुम्हारे पास कुछ जमीन है जिसे तुम गिरवी रख सको, या वो जमीन मुझे बेच दो, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। सेठ जी, मेरे पास जमीन जायदाद तो नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। आप भरोसा रखिए, वह मेहनत करेगा और एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं। अगर तुम मेरे पास कोई गारंटी या जमीन गिरवी रखते हो तो शायद मैं मदद कर दूं, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब सुनकर शारला भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसे लगने लगा था कि मुसीबत में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऊपर से उसके मन में यह दर्द भी घेरे जा रहा था कि शायद भगवान भी उन्हीं का सुनता है जिनका भाग्य अच्छा होता है। निराशा से भरे कदमों के साथ वह घर लौटने लगी। रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, मगर शारला इतनी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वह भीग रही है। उसका पूरा बदन भीग चुका था। पहले से ही उसकी तबीयत खराब थी और अब तो बारिश में भीगने से और ज्यादा तबीयत बिगड़ गई। थकी मांदी शारला जैसे ही बिस्तर पर लेटी, अचानक उसकी सांसें भारी होने लगी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। कैलाश उसी चरपाई के पास खड़ा था, सिर पर हाथ रखे असहाय होकर देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि अब उसकी माँ उसका सहारा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। माँ, इस दुनिया का सबसे अभागा बच्चा शायद मैं ही हूँ। अब तो तू भी मेरा साथ छोड़कर चली गई। एक तेरा ही सहारा था माँ। तेरे बिना मैं किसके सहारे जिंदा रहूँगा। मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया माँ। देखो रमेश, मैं अब रोज रोज की तंगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है। मैं अब उस कैलाश को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा तो साफ कहना है कि अब हमें घर के साथ साथ सारी जमीन और दौलत का बंटवारा कर देना चाहिए। सुधा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो अभी छोटा है और नासमझ भी। ऊपर से माँ को गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं। थोड़ा सब्र रखो, समय आने पर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। कैलाश चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था। भैया और भाभी के मुंह से ऐसे बातें सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे उसके साथ क्या होगा। वह बस मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था और इस तरह कुछ समय बीत गया। सुधा और रमेश ने बिना पंचायत बुलाए ही कैलाश के साथ बंटवारा कर लिया। जो भी हिस्सा कैलाश को मिला उसने उसे अनदेखा किया और घर को छोड़कर काम की तलाश में बाहर निकल पड़ा। उसके मन में यही विचार था कि अब उसे खुद ही अपना राह बनानी होगी। दिल पर गम और बोझ लेकर वह आगे बढ़ा। थोड़ी दूर तय करने के बाद उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। कैलाश वहां पहुंचा और दुकानदार मालिक दयाराम से बोला, दयाराम काका, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे अपने यहाँ काम दे सकते हैं? बदले में आप जो मेहताना उचित समझे मैं उसी से अपना काम चला लूँगा। दयाराम पहले से कैलाश को जानता था और उसके परिवार से भी भली भांति परिचित था। उसके मन में किसी तरह का संकोच नहीं था। ऊपर से कैलाश के मुंह से निकली ये विनम्र बातें उसके दिल को छू गई। दयाराम फिर मुस्कुराते हुए बोला, कैलाश, तुम्हें काम करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस एक बात हमेशा याद रखना,
तुम्हें पूरे सच्चे मन से और पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। जहाँ तक तुम्हारी मजदूरी की बात है, उसमें कभी कमी नहीं की जाएगी। दयाराम की बातें सुनकर कैलाश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा मानो अंधेरे रास्ते में एक छोटा सा दीपक जल उठा हो। उसने हाथ जोड़कर दयाराम काका को धन्यवाद दिया और तुरंत काम में जुट गया। शुरुआत में उसे बोरों का उठाना, दुकान की सफाई करना और जैसे छोटे मोटे काम दिए गए, कैलाश पूरे मन लगाकर और पूरे ईमानदारी से हर काम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन दयाराम की नजरों में और गहरी जगह बनाने लगी। दिन बीतते गए, लोग भी कैलाश की तारीफ करने लगे। दयाराम काका, आपने बहुत बढ़िया लड़का रखा है। काम में तो बहुत तेज है और व्यवहार में भी बहुत अच्छा है। यह सब सुनकर दयाराम को भी गर्व महसूस होता। कैलाश अब धीरे धीरे दुकान का हिसाब किताब भी सीखने लगा। दयाराम अक्सर सोचता, इस लड़के में कोई तो खास बात है। अगर इसे सही रास्ता मिल जाए तो ये बहुत आगे जा सकता है। बेटा, काम करना जरूरी है पर सीखना बहुत जरूरी है। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो कल खुद की अपनी दुकान खोल सकोगे। कैलाश की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि अब वह दिन में मेहनत करेगा और रात में पढ़ाई। गांव का पुराना स्कूल उसका सहारा बना। दिन भर दुकान पर पसीना बहाने के बाद वह शाम को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। लेकिन उसी गांव में प्रताप नाम का एक लालची और चालाक आदमी भी रहता था। गांव का हर इंसान उसकी चालाबाजियों और स्वार्थी स्वभाव से भली भांति परिचित था। जब उसने देखा कि कैलाश धीरे धीरे दयाराम काका के करीब आता जा रहा है और सबकी नजरों में चढ़ रहा है, तो उसके पेट में जलन होने लगी। प्रताप ने मन ही मन ठान लिया कि वह कोई ऐसा संयंत्र करेगा जिससे कैलाश मजबूर होकर दयाराम की दुकान छोड़ दे। ध्यान से सुनो, आज तुम लोग दयाराम के दुकान पे जाओगे और वहीं से राशन खरीदोगे। लेकिन खरीदते समय ऐसे चालाकी करना जैसे कि लोगों को लगे तुम्हारा पैसा कहीं यहीं खो गया है। समझे? बाकी का खेल मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। प्रताप के आदमी उसकी बात सुनकर सिर हिलाते हैं और योजना के मुताबिक दयाराम की दुकान की ओर बढ़ जाते हैं। दुकान पर पहुंचकर वे राशन खरीदने लगते हैं। कैलाश बड़े ध्यान से तौलकर अनाज और काफी सामान थैली में भरता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही लेन देन होता है उनमें से एक अचानक चिल्ला उठता है, अरे मेरा पैसा कहाँ गया? मैंने थाली के पास ही रखा था, जरूर यहीं कहीं गिरा होगा। हा हा हा, लगता है इस दुकान में गड़बड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे गायब कर दिए गए हो? दुकान पर मौजूद कुछ ग्राहक चौंक जाते हैं और कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ लोग कैलाश की ओर शक की निगाहें से देखने लगे। कैलाश हैरान रह जाता है। भाई, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं खुद आपके पैसे की तलाश करूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। दयाराम काका भी ये सब शुरू से ही देख रहे थे। जब मामला ज्यादा बढ़ने लगा तो दयाराम काका बोले, कैलाश कभी चोरी नहीं करता। जरा ध्यान से देखो, कहीं पैसे की गड़बड़ी तुम्हारी ही लापरवाही से तो नहीं हुई है। लेकिन प्रताप के आदमी चालाकी से भीड़ को उकसाने लगते हैं। नहीं नहीं, जरूर गड़बड़ी है, वरना पैसे यूं कैसे गायब हो सकते हैं? दुकान पर माहौल और भी ज्यादा गड़बड़ाने लगता है। भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगती है और ठीक उसी समय प्रताप भी वहां पहुंचता है। जैसे उसे पहले से सब मालूम था, उसके चेहरे पर नकली चिंता झलक रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर वह मुस्कुरा रहा था। प्रताप ने भीड़ की और देखते हुए ऊंची आवाज में कहा, अरे भाइयों, देख रहे हो ना, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने कहा था कि इस दयाराम की दुकान पर भरोसा मत करो, और अब देखो पैसे भी गायब होने लगे हैं। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था सचमुच यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो कोई कह रहा था नहीं नहीं, कैलाश तो सीधा साधा लड़का है, कैलाश कभी चोरी नहीं कर सकता। कैलाश ने गहरी सांस लेकर सबको शांत करने की कोशिश की। गाँव वालों, मैं गरीब जरूर हूँ,
लेकिन चोरी करना मेरे संस्कार में नहीं है। अगर मैं झूठा निकला तो सबके सामने सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बार दुकान को जांच कर लेने दीजिए। भीड़ थोड़ी शांत हुई। कैलाश ने झाड़ू उठाया और दुकान के फर्श को ध्यान से देखने लगा। उसने थैली उठाया तो पैसा वहीं पड़े मिले। कैलाश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये रहे आपके पैसे। लगता है खरीदारी करते समय गलती से थाली के नीचे गिर गया होगा। पूरा गांव हैरान रह गया। प्रताप के आदमियों के चेहरे उतर गए। दयाराम काका ने ऊंची आवाज में कहा, देख लिया सबने, यह लड़का कभी चोरी नहीं करता। यह तो ईमानदारी की मिसाल है, और जो लोग इसे बदनाम करने आए थे असल में वही चोर है। भीड़ ने एक सुर में कैलाश की तारीफ की। सच्चा है कैलाश, ईमानदार है कैलाश। प्रताप के माथे पर पसीना आ गया। उसकी चाल असफल हो चुकी थी, लेकिन उसने मन ही मन कसम खाई। ठीक है कैलाश, आज तो तू बच गया, लेकिन इतना आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। अगली बार तेरे लिए इससे भी बड़ी मुसीबत खड़ा करूंगा। कैलाश ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, सच की जीत हमेशा होती है और झूठ कभी नहीं टिकता। समय बीतता चला गया और कुछ वर्षों बाद दयाराम काका बूढ़े हो गए। उन्होंने गांव की पंचायत में सबके सामने घोषणा की, आज से यह दुकान कैलाश की होगी और इसके ही मन से मेरा सारा कारोबार चलेगा। यह लड़का न सिर्फ मेरा सहायक रहा, बल्कि मेरे आंखों का तारा है। इसकी ईमानदारी और मेहनत ने इसे इस योग्य बनाया है। ये सब दयाराम काका और ऊपर वाले की कृपा है। आज मैं वादा करता हूँ कि इस दुकान को सिर्फ व्यापार का ही नहीं बल्कि सेवा का भी माध्यम बनाऊंगा। अगले ही दिन कैलाश ने दयाराम काका के सहयोग और आशीर्वाद से अपनी मां के नाम पर एक नई दुकान खोली। दुकान के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, दीप कौशल्या शॉप। यह नाम देखकर कैलाश की आंखें भर आई। वह मन ही मन बोला, माँ, आज भले आप मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये दुकान आपकी याद और आपके संस्कारों की निशानी होगी। दुकान का उद्घाटन पूरे गांव की पंचायत और बच्ची की टोली के बीच किया गया। गरीब और अमीर सब लोग उसमें शामिल हुए। दयाराम काका ने सबके सामने कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने बेटे की सफलता देख रहा हूँ। कैलाश ने दिखा दिया कि सच्चाई और मेहनत से इंसान कितना बड़ा बन सकता है। दयाराम काका, यह दुकान सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, यहाँ से कोई भूखा या खाली हाथ नहीं लौटेगा। मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी धर्म है, और यही धर्म मैं निभाऊंगा। उसी दिन से दीप कौशल्या शॉप सिर्फ गांव नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों और शहर तक में मशहूर हो गई। उधर रमेश के घर की हालत बिल्कुल उल्टा थी। उसकी बेटी राधा कई दिनों से बीमार चल रही थी। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी और दिन प्रतिदिन उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। इलाज कराने के लिए पैसा नहीं बचा था। हालात ऐसे थे कि रमेश और सुधा के पास ढेर सारे जमीन जायदाद और संपत्ति होने के बावजूद दिलों में सुकून नहीं था। कैलाश के छीनी गई हर चीज उनके पास थी, लेकिन न चैन उसके दिल में था और न ही खुशी उसके घर में। सुधा अक्सर अकेले में रो पड़ती और रमेश से कहती, हमने जो किया उसका फल अब भुगत रहे हैं। दौलत सब कुछ नहीं होती, लेकिन हमने रिश्ते खो दिया। हाँ सुधा, तुम ठीक कह रही हो। हमने जो गलती की है उसका बोझ मैं हर पल ढो रहा हूँ। अब आखिरी उम्मीद सिर्फ कैलाश ही है। अगले दिन सुबह रमेश और सुधा दीप कौशल्या शॉप पहुँचे। गांव के लोग यह नजारा देखकर हैरान रह गए। जिसने कभी कैलाश को घर से निकाल दिया था, वही आज उसकी चौखट पर खड़ा था। कैलाश दुकान के बाहर बैठा हिसाब लिख रहा था। जैसे ही उसके भाई भाभी को आते देखा, वह तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में दर्द और सवाल दोनों थे। सुधा आंसू रोक नहीं सकी और हाथ जोड़कर बोली, कैलाश बेटा,
हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। दौलत के लालच में हमने तुम्हें ठुकरा दिया, लेकिन आज हमारी बेटी की जान पर बनी है। हमें माफ कर दो और मदद कर दो। भाभी, मैं आपके अपने खून जैसा हूँ। मुझे आप क्यों पराया समझते हैं? मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया था कि रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। राधा मेरी भी बेटी है। बिना देर किए कैलाश ने तुरंत शहर के मशहूर डॉक्टर को बुलाया और अपनी तरफ से पूरा इलाज शुरू करवाया। उसने पैसा की परवाह किए बिना सबसे अच्छे दवाइयाँ मंगवाई। धीरे धीरे राधा की तबीयत सुधरने लगी। रमेश और सुधा यह देखकर रो पड़े। हमारे पाप धुल गए। कैलाश, तुमने जो इंसानियत दिखाई है वही सबसे बड़ी दौलत है। भैया, इंसान का सबसे बड़ी ताकत दौलत नहीं बल्कि अपनापन होता है। और अगर परिवार साथ हो तो दुनिया का हर मुश्किल आसान हो जाती है। कैलाश की लगन और मेहनत से की गई कोशिश रंग लाई। कुछ ही हफ्तों में राधा की तबीयत पूरी तरह सुधर गई। जिस बच्ची को लोग बिस्तर से उठते नहीं देख रहे थे, वही अब आंगन में खेलते कूदते दिखाई देने लगी। सुधा रोज भगवान के आगे दीप जलाकर कहती, हे ईश्वर, तूने कैलाश जैसे बेटे को इस धरती पर भेजा जो नफरत और अन्याय सहकर भी सबको माफ करता जानता है।